हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 की, और चैप्टर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे नए राजा और उनके राज्य। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। पूरा का पूरा पीडीएफ यहीं पे अपलोड की जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नए राजा और उनके राज्य। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि 7वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं 7वीं शताब्दी से लेके लगभग 17वीं शताब्दी के बीच की जो भी घटनाएँ हैं, तो इसमें मोटा मोटी जो दिया हुआ है देख सकते हैं 700 से लेके लगभग 1200 ईस्वी तक का, तो लगभग 500 सालों के समय, जिसको कहीं न कहीं पूर्ववर्ती मध्यकाल बोला जाता है। ठीक है, मतलब मध्यकाल के जस्ट शुरू होने के पश्चात और प्राचीन काल के जस्ट फिनिश होने के पश्चात। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे बोला जाता है प्राचीन भारत, बीच में ठीक है आता है मध्यकालीन भारत। अब यही है, देखिए प्राचीन भारत के जस्ट फिनिश्ड के बाद यहीं से शुरू हो जाता है पूर्ववर्ती, ध्यान रखिएगा, पूर्ववर्ती मध्यकालीन भारत। उसके तत्पश्चात मध्यकालीन भारत लगभग 12वीं से लेके, ठीक है, उसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी तक। डेट इतना फिक्स नहीं है इतिहासकारों में, जितने इतिहासकार हैं अलग अलग इसको डेट के आधार पे मानक तय करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये मत सोचिएगा कि 700 से लेके 12वीं सदी तक, ठीक है, 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है कोई अलग है। ये टाइम पीरियड बिल्कुल मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही आएगा। अब इसी टाइम पीरियड के बीच आप लोग देखेंगे तो उत्तर की तरफ हर्षवर्धन आ जाता है, और हर्षवर्धन के जैसे ही कमज़ोर होने के पश्चात बहुत सारे जो क्षेत्रीय शासक हैं, सामंतीकरण की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे सामने आने लगेगी। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राजवंशों का उदय हो गया है। लेकिन इसमें हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे जिसका खास तौर पे, ठीक है, समाज पे बहुत अधिक व्यापक प्रभाव डाला। तो अब इसके अंतर्गत देखिए जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कौन कौन सी प्रक्रिया, ठीक है, वहाँ पे युद्ध में अपनाई जाती थी, कौन कौन सी प्रक्रिया कृषि कार्य में अपनाई जाती थी, पूरा का पूरा बिल्कुल ये बिखरा हुआ टॉपिक है। तो इन 500 सालों का बिखरा हुआ जो टॉपिक है, इसको हम लोग बारी बारी से, ठीक है, कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैप को देख के आप बिल्कुल आसानी से अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा जो क्षेत्र है लगभग हर्षवर्धन के समय का उत्तर भारत अच्छा खासा स्थिति में मौजूद था। वैसे ही अगर आप नीचे इधर आएंगे तो इधर आप लोगों को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है राष्ट्रकूट, ये लोग मौजूद थे। ठीक है, चालुक्य, राष्ट्रकूट, फिर राष्ट्रकूटों को चालुक्यों के द्वारा यहाँ पे पराजित कर दिया जाएगा। नीचे यहाँ पे चोल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में देखिए और भी यहाँ पे छोटे छोटे शासक मौजूद हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार, इधर चाहमान है, परमार है, चंदेल है। इधर आएंगे, ठीक है, तो शशांक के द्वारा गौड़ वंश, ध्यान रखिएगा, गौड़ वंश बंगाल में यहाँ पे स्थापित हो चुका था। अब इनके अंतर्गत ही पूरी की पूरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एक एक घटनाओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो विस्तार में जो पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि आप 9, 10 उसके बाद 12 क्लास में जाएंगे, तो बहुत सिस्टमेटिक विस्तार तरीके से इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझाया गया है। तो बस मेरे साथ डेली का डेली बने रहिए, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड करने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो आप पे देख सकते हैं नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी तक आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अब सोचिए कि कैसे बड़े बड़े अगर भूस्वामी वर्ग आ रहे हैं, योद्धा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि शासक की पकड़ धीरे धीरे अपने जनता में, अपने जो भी उच्च वर्ग है, अमीर लोग हैं, कुलीन वर्ग है, अभिजात वर्ग है, उन सब में
पकड़ कमज़ोर हो रहा है। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो राजाओं के सपोर्ट के लिए होते थे। ये कहीं न कहीं सामंतीकरण की प्रक्रिया राजा की कमजोरी को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि इससे शक्ति का थोड़ा सा विकेंद्रीकरण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। इसी के वजह से मैं सामंत को छोटा राजा बोलता हूँ। जिसे सपोज करिए कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, बीच में अगर शासक है तो अभी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो कहीं न कहीं इन्हीं शासकों के अंतर्गत आता है। अब एक छोटे से क्षेत्रों पे यहाँ पे सामंत को यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। अब सामंत इन लोगों से कर वसूल करके शासक के पास पहुँचाता था, और इसके अलावा सामंत अब इन सारे क्षेत्रों पे जैसे कि राजनीतिक कंट्रोल, आर्थिक कंट्रोल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल इस सामंत के हाथ में होते थे। और यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए सामंत के पास अपनी सेना होती थी, ध्यान रखिएगा, अपनी सेना होती थी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं केंद्र में शासक है, राजा है, और प्रांतों में कहीं न कहीं मौजूद यहाँ पे जो सामंत थे, इसीलिए मैं उनको छोटे राजा के रूप में बुलाता हूँ। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, ठीक है, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। अब चूंकि देखिए ये नजराना देने जा रहे हैं, शासक को गिफ्ट देने जा रहे हैं। अब शासक उस समय एक से एक राजा, महाराजाधिराज की उपाधि लेता था, तो सामंतों को भी लगता था कि हम भी तो अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हम भी तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। तो सामंतों के द्वारा भी अपनी, ठीक है, शक्ति को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी सामाजिक स्थिति को और अधिक लोगों में बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए इस प्रकार का पद धारण करते थे। और ऐसे सिचुएशन में सामंत तो यही चाहेगा कि राजा का कंट्रोल हम पे ना भी हो, ठीक है। तो ये सब घटनाएं उस समय खूब होती थी हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। इस तरह का कहा जा रहा है कि एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का यहाँ पे शुरुआत था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चालुक्यों के ही जो सामंत थे, हमेशा ध्यान रखिएगा, चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट, ठीक है। अब जैसे ही चालुक्य कमज़ोर हुए, ध्यान रखिएगा, चालुक्य के कमज़ोर होने का फायदा सामंत हमेशा उठाते हैं। और सिर्फ चालुक्य के नहीं, इतिहास गवाह रहा है, शासक जहाँ भी कमज़ोर होगा ये सामंत लोग उस पर हावी हो जाएंगे। तो चालुक्य जब यहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं तो इसका एक जो सामंत होता है, ठीक है, दंतीदुर्ग नाम होता है, आगे आप लोग देखेंगे, इसने राष्ट्रकूट, ठीक है, साम्राज्य की ये स्थापना की। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया, उससे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीटीए में ऐसे शब्द कितने बार पूछे जा चुके हैं। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे यात्रक जन्मजना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियता प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ पे पूरी तरीके से जातीय व्यवस्था को इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस प्रकार का अगर यज्ञ कर लिया जाए तो अगर जन्मजात कोई क्षत्रिय नहीं है तो यह यज्ञ को करने के बाद वो क्षत्रिय हो जाएगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उद्यमी परिवार है यहाँ पे, ठीक है, नवाचार से संबंधित है। वर्तमान में अगर आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को इन लोगों ने अपना लिया, मारकाट किया, छोटे से क्षेत्रों पे कंट्रोल किया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में वे अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब देखिए उत्तर भारत में जब तक हर्षवर्धन था, मैं बार बार हर्षवर्धन का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि उत्तर में जब तक हर्षवर्धन होता है तो पूरी राजनीतिक संरचना को यूनाइट करने का प्रयास करता है और कर भी लेता है। लेकिन इसके जाने के पश्चात केंद्र में कोई इतना मजबूत शासक नहीं होता है जो कोई सबको कंट्रोल कर सके। इसीलिए छोटे छोटे क्षेत्रों पे गुर्जर, प्रतिहार, चहमान ऐसे शासक, ठीक है, यहाँ पे आते जा रहे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग
राज्यों में प्रशासन, ठीक है। अब प्रशासन बिल्कुल आज के समय में अगर आप देखें तो प्रशासन का जो प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका की पूरी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि जो भी यहाँ पे विधायिका के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, संविधान जो बनाया गया है उसको लागू करवाना, तो बिल्कुल यही है कार्यपालिका का काम, प्रशासन। ध्यान रखिएगा, प्रशासन। इन नई राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, जैसे राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों का स्वामी, माने तीनों लोक का स्वामी, और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण करते थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते थे। तो अपने आप में एक विरोधाभास को इंडिकेट कर रहा है कि प्रशासन को अगर देखें तो इतने बड़े बड़े पद का जो उपयोग करते थे, लेकिन फाइनली प्रशासन का पूरी तरीके से विकेंद्रीकरण करते थे। फिर कहा जा रहा है कि इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसान, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था कि जो भी आप, ठीक है, कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा, जैसे 4 हिस्सा होता है, ठीक है, तो एक हिस्सा यहाँ पे शासक को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसे दे दिया जाए। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था बलपूर्वक, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था उस समय, तो रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है, रिसोर्स होता था। ये सारे चीज़ों को मैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसे देखिएगा, ठीक है, जहाँ भी इस तरह की अगर चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताऊंगा, वरना सब इसी से रिलेटेड है। एक बार आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बने, राजा की शक्ति को, ठीक है, कहीं न कहीं और मजबूतीकरण देगा। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होने लगे थे। संसाधन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। अब देखिए, जो भी रेवेन्यू, ठीक है, वसूला जा रहा है, अब जो सक्षम है, मजबूत है, वही वसूलेगा, और ये प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। तो इससे क्या इंडिकेट मिल रहा है कि कहीं न कहीं जो भाई भतीजावाद जो वर्तमान में चलता है, उस राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी मौजूद थी। अब बात करते हैं हम लोग प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के रूप में। तो प्रशस्तियाँ कहा जा रहा है कि ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते। अब सपोज करिए कि जो भी शासक है, प्रशस्तियों का मतलब मैंने बताया था, ठीक है, राज्य से संबंधित या खासकर शासक अपने से संबंधित, ठीक है, एक तरीके से बखान करना, अपने आप का गुणगान करना। तो ये तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सत्य नहीं हो सकता है। कोई भी शासक तो किसी भी प्रकार की प्रशस्तियों को लेख करवा सकता था, और उस समय खूब होता था। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती थी कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए जैसे सूरबीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब कोई शासक अपने प्रशस्तियों में अपने आप का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है, बढ़ा चढ़ा के करवा रहा है, तो आगे चल के फिर उस शासक को उसी के रूप में यहाँ पे जाना जाता था, भले हो या वो ना हो। तो यहाँ पे प्रामाणिकता का बहुत सारा हमें अभाव मिलता है। जो लिखा गया है उसी को हम लोग जानेंगे। जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मण को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, और ठीक है, ये ताम्र पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिया जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जिससे पांडुलिपि होता था, ताड़ के पत्रों पे बनाया जाना, उसी प्रकार से ताम्र लिपि है यहाँ पे तांबा के, ठीक है, आप फॉयल देख सकते हैं, पतला सा जो चद्दर है, इस पे उत्कीर्ण किया गया है। अब इस तरह की संरचना अगर उत्कीर्ण है तो ये बहुत लंबे समय तक इसको स्टोर किया जा सकता है। और वैसे वैसी चीज़, ठीक है, भारत सरकार के पास जो भी इतिहासकारों के द्वारा इसे इकट्ठा किया गया है, खासकर पुरातत्वविदों के द्वारा, ऐसे ही चीज़ों को इतिहास लेखन शैली में इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे, आइए बात करते हैं यहाँ पे कि 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है कि किन किन लोगों ने उस समय कश्मीर पे शासन किया था। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख यहाँ पे दिलाता है, मतलब दिखलाता है। यहाँ पे उसकी लेखन शैली में यही चीज़ यहाँ पे झलकती है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था, क्योंकि उस समय जो भी लेखक थे, जो भी ठीक है इन कृतियों को रचना करते, राजा की आलोचना करना उस समय ठीक है अपनी मौत को दावत देना था। लेकिन इसने जो कर दिखाया इसीलिए वर्तमान में तो है असाधारण, मैंने इसके जैसा कोई नहीं है, काफ़ी जेन्युइन दिखता है। अब बात किया जा रहा है धन के लिए युद्ध, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, धन के लिए युद्ध। अब धन कम मिलेगा, उस समय अधिकतर कृषि क्रियाकलाप को बढ़ावा देना था और उत्तर भारत में ठीक है मैदानी जो इलाका है, अब क्षेत्रों को लेके जो जितना क्षेत्रों को अपने में मिलाएगा उसकी कृषि व्यवस्था उतनी मजबूत होगी, तो स्वाभाविक है कि उसको कर भी अधिक मिलेगा, सैनिक अधिक रखेगा और इसके लिए ठीक है युद्ध करना बहुत ही ज़रूरी था। कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। फिर कहा जा रहा है कि एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, जैसे कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कन्नौज नगर, कन्नौज। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, तो त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसे बोला जाता है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और ठीक है पाल वंश, तीनों लोग इन सारे क्षेत्रों को लेके, खासकर जो बेल्ट है मैदानी बेल्ट, इसको लेके तीनों में बहुत लंबे समय तक लड़ाई हुआ है। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय ठीक है संघर्ष के रूप में किया है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग देखेंगे भी पृष्ठ नंबर आगे चल के, ठीक है 62 से 66 में कहा जा रहा है कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अब सपोज करिए कि जो भी शासक समृद्ध है तो अपनी समृद्धि को कैसे दिखाएगा, स्वाभाविक सी बात है युद्ध करेगा और धन इकट्ठा होगा। तो जब धन इकट्ठा होगा उसके पास तो कुछ न कुछ गतिविधियाँ करवाएगा, कुछ ऐसा एक इंडिकेशन, एक सिंबल तैयार करेगा जिससे कि उसकी ख्याति और अधिक बढ़ जाए। और उस समय धर्म से अच्छा कोई विकल्प नहीं था, तो धार्मिक आस्था उस समय काफ़ी मजबूत थी। तो उस धार्मिक आस्था को लोगों से और कनेक्ट करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का यहाँ पे निर्माण किया गया, जैसे दक्षिण भारत में ठीक है बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ, आगे चल के भी हुआ। इसलिए जब वे एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपने निशाना बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे दान दक्षिणा चढ़ावा बहुत अधिक होता था, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप ठीक है इसके बारे में कहा जा रहा है कि चैप्टर नंबर 5 में हम लोग आगे इसे पढ़ेंगे। फिर यहाँ बात किया जा रहा है कि अफगानिस्तान का ठीक है गजनी का सुल्तान, ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद आएगा यहाँ पे, ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। इसने खूब लूटपाट मचाया, आप लोगों को ध्यान होगा ठीक है गुजरात का सोमनाथ मंदिर 2 बार जिसे लूटा गया। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार इसने मध्य एशिया के भागों जैसे ईरान में और इसके अलावा उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया, माने भारत का। वह हर साल लगभग कहा जा रहा है कि उपमहाद्वीप पर हमला करता था। शासक ठीक है के जो निशाने पे थे, जैसे संपन्न मंदिर जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा के ले गया, एक बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो देखिए वो रेतीला जगह पे पूरा का पूरा धन का कहीं न कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है इन लुटेरों को द्वारा, और वहाँ पे ये ठीक है बहुत बड़ा क्षेत्र एक राजधानी के रूप में इसने गजनी नामी है वहाँ पे स्टेबलाइज किया।
सुल्तान महमूद द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। ध्यान रखिएगा, जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो ध्यान रखिएगा, अल बरूनी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, अल बरूनी महमूद गजनी के द्वारा अरबी में लिखी गई उसकी कृति जैसे कि किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इतिहास लेखन शैली में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया हुआ था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। ध्यान रखिएगा, चहमान, चौहान जिसे बोला गया, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम की ओर और अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था उस समय, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध यही है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों यह हार गया। तो काफ़ी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कौन कौन लड़ाइयाँ लड़ी गई है, ठीक है, आगे हम लोग स्टडी करते चलेंगे और जानते चलेंगे। अब यहाँ पे एक, ठीक है, अभी तक जो देख रहे थे लगभग उत्तर भारत का क्षेत्रों को हम लोग देख रहे थे। अब आइए थोड़ा सा दक्षिण भारत को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चोल राज्य का नज़दीक से एक नज़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में अच्छे खासे यहाँ पे चोल जो थे उस समय अच्छे खासी स्थिति में यहाँ पे आ चुके थे। चोल है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर चालुक्य यहाँ पे, इनका भी अच्छा खासा क्षेत्र था, लेकिन धीरे 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 ये कमज़ोर होते जाएंगे। यहाँ पे बादामी का चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इधर कलिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी एक अच्छा खासा क्षेत्र यहाँ पे लगा हुआ है। आगे और हम लोग इसका विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे। चलिए कुछ इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उरायूर से तंजावुर तक, उरायूर काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। कहा जा रहा है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में जो आए दिन, ठीक है, दो राज्यों के बीच, ठीक है, आपसी विवाद होते रहता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कावेरी डेल्टा में कहा जा रहा है कि मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभा सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विजयालय। अब कहा जा रहा है कि विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव इलाके इस राज्य का हिस्सा बनते चले गए। तो शुरू में देखेंगे आप, ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास, तो इधर, ठीक है, कहीं न कहीं ये जो क्षेत्र है, जैसे ऊपर चोल है, ठीक है, इधर चेर है, पांड्या है, ठीक है, इस तरह की संरचना आप देखते हुए पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि पांडव है, पल्लव है, सब, ठीक है, कोई एक मजबूत होगा, एक कमज़ोर हो जाएगा, एक मजबूत हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन सीमा विवाद को लेके एक दूसरे का, ठीक है, हमेशा एक जो लड़ाई वाली स्थिति थी मौजूद होती थी। तो राजराज प्रथम था, चोल वंश के काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक है, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 985 में राजा बना और उसी ने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र, थोड़ा सा और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम ने, तो कौन है राजेंद्र प्रथम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है, उसका पुत्र। उसको नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो पूरी तरीके से देखिए, इन सारे क्षेत्रों में जो चोल फैले हुए हैं, इधर तक ये लोग अटैक करते जाते हैं।
भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। देखिए मंदिर वगैरह है जो दक्षिण भारत में जो जाएंगे अगर आप लोग, तो वहाँ की मंदिरों की बात ही अलग है। इतनी गगनचुंबी, ठीक है, मंदिर आप लोगों को मिल जाएंगे। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। अब मंदिरों की संरचना भी वहाँ पे डिफरेंट नज़र आएगी, खासकर जो द्रविड़ शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, इसके माध्यम से इसकी जो कलात्मक भव्यता खासकर मंदिरों में जो हमें दिखाई देती है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देती है। खासकर चोल राजवंश के समय तो मंदिर जो कला था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने बार इसको मेंस में, यूपीएससी के मेंस में पूछा जा चुका है। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है, बिल्कुल, ठीक है। विदेशी लोग बोलते थे कि चोल के काल के जो लोग होते थे, बिल्कुल, ठीक है, मतलब जौहरियों की तरह तराशते थे, राक्षसों की तरह सोचते थे। इस प्रकार का स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी किया गया, क्योंकि दक्षिण भारत में विदेशी लोग बहुत आते हैं, ठीक है, खासकर मंदिरों की संरचना को देखने के लिए। बिल्कुल अपने आप में एक अजूबा उन्हें नज़र आता है। तो चोल मंदिर कहा जा रहा है कि अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। जहाँ जहाँ मंदिर बन रहा है, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में बस्ती बसना शुरू हो गया। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, ठीक है। ये सब उस समय की कम्युनिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम का तंजावुर में एक भव्य इस प्रकार का जो मंदिर है, बीच में शिवलिंग है। बहुत लोग आप में से गए भी होंगे यहाँ पे। संगीतकार, नर्तक इत्यादि थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लगा है आर्थिक, ठीक है। मंदिर में जो भी चढ़ावा होता था, आर्थिक गतिविधियाँ बहुत अधिक होती थी और यही कारण है कि मंदिर आज भी वहाँ पे इतने मेंटेन है, भव्य है। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, ठीक है, कांस्य, ठीक है, आप देख सकते हैं कांस्य से जो बनाया जाता था, ठीक है, तांबा और टीन मिला के जो कांस्य को बनाया जाता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी उस समय बनाई जाती थी। अब बात करते हैं हम लोग कृषि और सिंचाई व्यवस्था को लेके। तो पूरी तरीके से देखिए डेल्टाई क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी अधिक होगा। चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए, ठीक है, नीचे देखेंगे। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती हुई नजर आएगी। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, ठीक है, मतलब फैलना है, उछलना है, खासकर बरसात के समय, क्योंकि अगर यदि यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो मानसून के समय देखिए इधर वर्षा वगैरह काफ़ी अच्छी खासी होती है पहाड़ों में, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। इसीलिए आप लोगों को जान के बहुत अतिशयोक्ति होगी कि दक्षिण भारत में चावल की जो कृषि होती है साल भर में 2 बार, ठीक है, 2 बार वहाँ पे चावल को उपजाया जा सकता है, लेकिन उत्तर भारत में मुश्किल से 1 बार ही हो पाता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्र में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया। तो ये जो एक साथ 2 फसलों को उगाया जाना, देखिए अपने आप में उस समय कहीं ना कहीं उनकी समृद्धि को ही दर्शा रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी व्यवस्था बेहतरीन थी, उसी को इंडिकेट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लेबल लगाया गया है, जैसे कि
ऊंचे जगहों पे पानी चढ़ाने के लिए कितना पानी अगर भेजा जाएगा, तो एक लेवल है देखिए यहाँ पे, अगर पानी का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो एक मेंटेन किया जाता था कि इतना लेवल तक अगर पानी अगर रहे तो इसके ऊंचे क्षेत्रों में इधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस प्रकार की यहाँ पे संरचना को दिखाया जा रहा है, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कृत्रिम माने, ठीक है, बिल्कुल मानव मेड है। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोद गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम की योजना की ज़रूरत होती है, जिससे कि श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखिए मानव श्रम बहुत अधिक लगता है और पहले तो मशीनरी था नहीं, तो अधिकतर मानव श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए जनसंख्या भी अधिक चाहिए। इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, ज़्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो पानी का बंटवारा करने के लिए अभी आप लोगों को ऊपर जो इमेज दिखाया गया था, एक खंभा जो लगाया गया था वाटर लेवल को खासकर इंडिकेट करने के लिए। अब कहा जा रहा है कि साम्राज्य और प्रशासन कैसा था। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, ध्यान रखिएगा, उर उनकी बस्तियाँ विलेज के रूप में। शिक्षित खेती के साथ बहुत समृद्धि हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा गया। गांव का समूह नाडू कहा गया। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद्र वेलन माने 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान बोला गया। तो यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ आएगी, बहुत ध्यान से चलते देखते चलिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अरैयार है, यहाँ पे जिसे उपाधियाँ दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। बिल्कुल आप लोग इन सारे शब्दावलियों को नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मादेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण अस्तित्व में आते चले गए और यही कारण है कि दक्षिण भारत में जातीय व्यवस्था देखेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे 2 लोग ही मौजूद हैं, ठीक है, माने जिनका सबसे अधिक चलता है, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। और अधिक उसमें आप देखेंगे उत्तर भारत की तरफ तो कौन वैश्य है, शूद्र है, वैसे उदाहरण वहाँ पे नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। उसी तरीके से तमिलनाडु के चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। इसके साक्ष्य वहाँ पे मौजूद है। चिंगलपूट, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित। कि ब्राह्मणों का सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचा, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अब यहाँ पे बिल्कुल भाग्य भरोसे, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे, ठीक है, चुनाव वगैरह होता था, चुनाव के रूप में, तो टिकट के माध्यम से टिकट, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नाम लिख के इस बॉक्स में, ठीक है, बर्तन में डाल दिया जाता था और उसमें एक लड़का अब निकालेगा इतने में से, ठीक है, एक जो निकालेगा, ठीक है, वही उनका प्रतिनिधि होगा। तो नीचे आप अगर और चीज़ों को देखें तो आइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ तांग वंश के युग का चिन्ह, बिल्कुल भारत के समानांतर, ठीक है, हर एक टॉपिक के लास्ट में दिया हुआ। इसे आप लोग देख लीजिएगा कि जो वंश जिस समय भारत में चल रहा होता है उस समय कहीं दूर, कहीं चीन का दे देगा, कहीं यूरोप का दे देगा,
कहीं अमेरिका का दे देगा, ठीक है। ऐसे चीज़ों को यहाँ पे दिया गया। तो उस समय जो भी भारत के समानांतर जो वंश चल रहा था वहाँ पे जो भी, ठीक है, प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ बताने की कोशिश की गई है। तो इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है, काफ़ी आसान है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है अब इस टॉपिक में आप लोगों को कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। और देखिए, ठीक है, MCQ मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन भी किया हुआ था प्लेलिस्ट में कि लास्ट में देखिए लगभग 200 प्लस MCQ UPSC को ध्यान में रखें पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो ये मत समझिएगा कि बस इतना ही हम लोग छोड़ देंगे। ये जो काम है, देखिए क्वेश्चन आंसर का जो काम है, आप लोग खुद जब तक नहीं लिखेंगे तो UPSC में मेंस का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और जब तक आप अभी से लिखना नहीं शुरू करेंगे फिर राइटिंग स्किल बेहतरीन नहीं हो पाएगी। तो इसे आप खुद से करिए। कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, पूरी की पूरी सहायता आप लोगों को की जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।